जय हिंद साथियों, मैं भी कुलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल वेब की क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिक्स के लिए हम आपको पढ़ा रहे थे और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रकाश किस किस तरीके से चलता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या लाइट की प्रकृति होती है, परावर्तन के बारे में आपको बता दिया था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस बता दिया गया था, अंतर बता दिया गया था, है ना। और हमने पढ़ा था आपको साइन ए साइन आर इक्वल टू 1 होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, है ना। इतनी बातें हमने आपसे कर ली थी। अब आप बात करते हैं आगे की। देखिए जरा, लास्ट क्लास में मैंने आपको दर्पण के बारे में करा दिया था। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक बार थोड़ा सा और क्लियर मैं आपको कर देता हूं। दर्पण यानी क्या होता है, मिरर। समझ में आ रही है बात? तो दर्पण के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखना जरा क्या होता है दर्पण। देखो जरा, किसी या कांच के पृष्ठ के एक और लेप कर दिया जाए, है ना। ऑक्सीलेट वगैरह किसी का भी लेप हो सकता है, तथा दूसरी ओर को कैसा बना दिया जाए, चमकदार चमकदार बना दिया जाए, तो यह क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे आप, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? दर्पण कहलाता है, यानी कि ये क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। इसको आप क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ आ रही है? यहां तक किसी बात में कोई दिक्कत हो तो जल्दी से आप मुझको बता दें। थोड़ी सी लंबी क्लास हमारी चलेगी आज, तो इसमें घबराना आपको नहीं है ना बच्चा। चले जरा आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, अब यहां से आगे की अगर बात करूं तो दर्पण के दो प्रकार यहां पर होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहला होता है समतल समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का मतलब प्लेन मिरर, ठीक है। और गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। चले जरा, ज्यादा रोल किसका मिलेगा, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कम बनते हैं, है ना। चले जरा अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें समतल दर्पण के बारे में, तो देखना जरा समतल दर्पण क्या होता है। देखो, समतल दर्पण में एक बात याद रखेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, ध्यान रखना, इमेज जिसको हम बोल रहे हैं, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देखना भैया जरा, मान लीजिए मिरर हो गया और यहां पर ध्यान रखिएगा कोई कैंडल रखा हुआ है। शायद मैंने आपको करा दिया था लास्ट टाइम, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे। ये कोई कैंडल है, ठीक है भैया। और देखना जरा, हम कहां से देख रहे हैं इसको, यहां से हम इसको देख रहे हैं आंखों से, ठीक है। तो देखना जरा भाई, वस्तु से यहां किरण चलेगी, यहां टकराई, यहां से हमको दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? और इसी का इमेज हमको कहां, मान लीजिए कितनी दूरी पर रखा है, x दूरी पर रखा है, और इसी का इमेज हमको कहां मिलेगा, देखना जरा, x दूरी पर ही इसका इमेज हमको मिल जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? यानी जितनी दूरी पर वस्तु रखी है, ये वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है, इमेज जिसको बोल रहे हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? ये होता है आपका समतल दर्पण। बात समझ में आ गई? सिंपल मिरर जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं स्लो होता है ना बच्चा। चले अब बात करते हैं आगे। देखें, इसके बाद आता है गोलीय दर्पण। देखो नाम से समझ में आ रहा है, दर्पण को गोल कर दो। क्या कर दो, दर्पण को गोल कर दो, है ना। तो देखेंगे इसमें क्या होता है, गोले का परावर्तक पृष्ठ अंदर या
बाहर की ओर से वक्रीय होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे। यहां से भैया दो प्रकार के कौन कौन से देखना जरा। सबसे पहला होता है अवतल, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव, और दूसरा होता है उत्तल, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। सबसे ज्यादा यही चलेंगे, ध्यान रखना। अब अगर मैं अवतल की बात करूं तो मैंने क्या बताया, पृष्ठ कैसा होगा, या तो अंदर की तरफ को दबा हुआ होगा, है ना, वक्रीय यानी कर्व, या फिर बाहर की तरफ को दबा हुआ होगा। अगर अवतल की बात करेंगे तो देखना जरा, ये होता है। समय में आ गया, ये लाइन बीच में से जाएगी, इसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक तरफ तो पॉलिश होगी, याद रखना पॉलिश हमेशा राइट साइड होगी, और चमकदार जो बनेगा वो कौन बनेगा, अंदर वाला। चमकदार या चिकनाश को आप बोल सकते हैं, और बाहर वाले में क्या होती है, पॉलिश रहती है, ये हमेशा पॉलिश रहता है। उत्तल की अगर मैं बात करूं, देखो यार, ये लो जी, बाहर की तरफ को क्या होगा, मैंने क्या बताया, राइट साइड में पॉलिश होगी, ये बात आप याद रखेंगे। इसमें यहां पॉलिश होगी और इसमें अंदर की तरफ को पॉलिश होगी, है ना। चिकना कौन बनेगा, लेफ्ट वाला। इधर ये चिकन देखो, जिस साइड में आपकी पॉलिश होती है उससे दूसरी साइड का जो मिरर होगा वो क्या होगा, पॉलिश होगा। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर आपको समझ आ रहा है बोर्ड पर, ठीक है। बड़ा मजा आएगा आज की क्लास में, है ना। मौसम भी बढ़िया है और पढ़ने का जुनून भी हमारे अंदर लाजवाब है ना बच्चा। चले देखें जरा, कितनी बात क्लियर हो रही है आपको। चलो, ये अवतल हो गया और ये उत्तल हो गया। अब बात करते हैं इनके बारे में, देखें जरा, इससे आगे क्या करना, बात करूं आपको क्या क्या चीजें इसमें और जानकारी लेनी होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखें जल्दी जरा, इसको क्लियर हो गया तो जल्दी से उतारे, फिर चलते हैं आगे। चलो जी, क्लियर है। यहां से आगे देखेंगे। अब इस देखो, समतल के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ना ज्यादा बात होगी, ना ज्यादा इसमें केस बनेंगे। बात करते हैं गोलीय दर्पण में, जहां से सवाल हमारे बनते हैं। उत्तल दर्पण और गोलीय, अवतल होगा और उत्तल होगा, है ना। चलो दोनों को देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, देखना जरा, सबसे पहले अवतल के बारे में, अवतल दर्पण, है ना, यानी कि कॉनकेव। तो देखना भैया जरा, अगर अवतल के बारे में बात करो तो एक बात आप याद रखेंगे भैया कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में सबसे बड़ा अंतर ये है, क्या अंतर है दोनों में सबसे बड़ा, देखो इस अंतर को आप याद रखेंगे। अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है ना, इमेज जो बनाता है, वो हमेशा कैसा बनाता है, याद रखना, मूल आकार से बड़ा। और ये कैसा बनाता है, याद रखना, मूल आकार से, ये हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा और ये हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। इतनी बात आपको याद रहेगी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, ठीक है, आप सीधा कमेंट कर सकते हैं। अगली जैसे देखो, आज की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस है अभी, बाकी बीच में लाइव सेशन भी होते रहते हैं, है ना बच्चों। थोड़ा सा इंतजार और है, उसके बाद आपकी सारी क्लासेस लाइव स्टार्ट होंगी, रिकॉर्डेड का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। मैं भी आपसे ज्यादा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ सभी क्लासेस लाइव होने का, क्योंकि उसमें हमारा टाइम भी बचेगा, है ना बच्चा, और सीधे आपसे बात हो पाएगी। तुरंत आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल टॉपिक को वहीं पर रोक के सीधी आपसे आपके कमेंट में कमेंट देख सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम भी लगे हुए हैं इसी कार्यक्रम में। देखें जरा, अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखें जरा, जब तक लाइव की सुविधा नहीं होती है तब तक आप कमेंट कर सकते हैं। कल की क्लास जो होगी उसमें आके सबसे पहले मैं आपके डाउट जितने भी हो देख लूंगा और उनके ऊपर बात करूंगा, ठीक है भैया। देखें जरा, अब बात कर लेते हैं। मैंने बताया अवतल क्या बनाता है, मूल आकार से बड़ा प्रतिबिंब, और उत्तल क्या बनाएगा, मूल आकार से छोटा प्रतिबिंब। ये बात आप याद रखेंगे। चलो, अब इससे आगे की बात देख लेते हैं, कुछ दोनों में क्या क्या अंतर मिलेंगे। देखो भैया, देखेंगे, बात कर लेते हैं अवतल के बारे में। बिल्कुल ऐसे डायग्राम कॉपी में बनाएंगे आप, ये लो जी।
इसमें लिखना भी है तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप ऊपर बनाएंगे। ये पॉलिश हो गई भैया, ये बीच में से लाइन जाएगी। अच्छा देखो, इसमें कुछ चीजें होती हैं जो परिभाषा आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या बताया मैंने, एपार्चर, जिसको बोल रहे हैं द्वारक। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताता चलूंगा भैया, इंग्लिश वाले इंग्लिश पर ध्यान दें और हिंदी वाले हिंदी पर। तो एपार्चर क्या होता है, देखो एपार्चर का मतलब होता है कि आपके दर्पण का आकार कितना बड़ा है ना। द्वारक यानी जिसको द्वार, जैसे घर का दरवाजा होता है द्वार, गेट जो होता है, ऐसे यहां पर ये गेट है जिसको हम बोलेंगे M1 M2। क्लियर है, चले जरा, बिल्कुल यही आकृति यहां पर भी आपको मिलेगी, याद रखना। समझ में आ गई बात। तो यहां पर भी द्वारक कौन हो जाएगा, M1 M2। क्लियर है, चलिए जरा अब बात कर रहे थे नंबर 2 की। नंबर 2 मिलेगा भैया पोल, जिसको आप बोलेंगे ध्रुव, और ये ध्रुव का होता है यहां पर, जिसको बोलेंगे हम P, है ना। और यहां पर भी कहा होगा पोल, दोनों की चीजें सेम ही है ना, बस ये इधर को होगा और ये इधर को होगा। क्लियर आ गई बात समझ में। अब आगे की बात अगर मैं कहूं, देखना जरा भैया, नंबर 3 पर बात आ जाती है। देखें जरा, ये सर्कल किधर को घूम रहा है, इधर को, यानी इसका सेंटर कहां पड़ेगा, इस साइड में पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि याद रखना इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, और इसी का नाम होगा C। और यही बात हम यहां पर लिखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। यहां पर भी क्या होगा, ये लो जी, देखो इसका सेंटर ये इधर को कंप्लीट हो रहा है ना गोला, तो यहां होगा, और ये इधर को कंप्लीट होगा इधर को, तो इसका गोला कहां होगा, यहां होगा। समझ में आ गई बात। अब नंबर बात पर चलते हैं 4 पर, फोकस पॉइंट। यानी कि फोकस ये होता है F, और ये कहां होता है, याद रखना, ध्रुव के वक्रता केंद्र के और ध्रुव के बीच का बिंदु जो होता है ना, इसको आप बोलते हैं फोकस। बिल्कुल ऐसे ध्रुव के और वक्रता केंद्र के बीच का जो कोण होगा उसी को आप क्या बोलेंगे भैया, फोकस बोलेंगे, याद रखना। बात समझ में आ गई। उसके बाद नंबर 5 आता है, इसको ऐसे लिख लेना, फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। और ये क्या होती है, ये छोटे वाला एफ होता है। क्या होता है, याद रखना, नंबर 5 फोकल लेंथ की बात करो, देखो फोकस बिंदु तो बड़े वाला एफ होता है और ये होता है छोटे वाला एफ। क्या होता है, फोकस से यहां तक की दूरी, पोल तक की दूरी। क्या बताया मैंने आपको, फोकस से पोल तक की दूरी, ठीक है। और नंबर 6 पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखो केंद्र कहां है, ये रहा, और ध्रुव कहां है, ये रहा। तो केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है इसको आप क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, आर, त्रिज्या। ऐसे ही यहां पर चक्कर है, पोल से सी तक की दूरी जो है इसी को आप क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, यानी कि त्रिज्या बोलेंगे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां पर भी क्या हो जाएगी, नंबर 6 पर याद रखना, त्रिज्या कितनी बन जाएगी, आर बन जाएगी। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसमें एक बिंदु और होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये शुरू में था, कोई बात नहीं, यहां पर देख लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि
मुख्य अक्ष क्या होता है? देखो वो रेखा जिसको हम एक्स एक्स डैश बोल रहे हैं, वो रेखा जो दर्पण के द्वारक को मध्य बिंदु से होकर के जाएगी। फिर दोबारा सुन ले, वो रेखा जो दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु से होकर के जाएगी उसी को आप क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब देखो इतनी बातें मैंने आपको बता दी है। अब आप पूछेंगे भैया इनका काम क्या है? तो स्टूडेंट्स ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ध्रुव क्या होता है, पोल क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपके सामने सवाल आएगा कि वस्तु कहाँ रखी है? फोकस पर रखी है, अवतल दर्पण के सामने। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अवतल दर्पण के सामने फोकस कहाँ पर होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो कहाँ होगा? वक्रता केंद्र। देखो फिर दोबारा सुन ले, एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कौन होता है? बहुत दूर होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। फिर अनंत के बाद क्या आता है? ये आती है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का जगह। फिर वक्रता केंद्र आता है, फिर फोकस आता है, और फिर आता है आपका पोल यानी कि मुख्य ध्रुव। ये पोल है ध्रुव। समझ में आ गई बात? ये इतनी बातें मैंने आपको बताई है, इसी से मिलकर के क्या बनेगा? ये दर्पण मिलकर के बनेगा। चलो अब इससे आगे की एक बात और ध्यान देंगे आप। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, मैंने बताया F कहाँ है? पोल की और C के बीच में है, यानी ये F और F दोनों बराबर होंगे, यानी फोकस जो है वो कितना है? R का आधा। इसको भी आप नोट करके लिखेंगे, पूरी की पूरी त्रिज्या का आधा क्या होगा? फोकस होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो जी, ये बात समझ में आ गई हो तो चले आगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, किसी भी तरह की? चलो आपको क्लियर चीजें समझ में आ रही है। देखिए भैया आगे, अब इन्हीं के बारे में एक एक बात और देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपने सवाल के ऊपर चलेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इसी डायग्राम के नीचे यहीं पर ऐसे लाइन ड्रॉ करके आप उसी के नीचे एक एक डायग्राम और बनाएंगे। क्या बनाएंगे देखिए जरा। अगर मैं बात करूं, ध्यान से देंगे आप, अगर मैं अवतल की बात करूं भैया, तो अवतल दर्पण की जो प्रकृति होती है ना, वो याद रखना कैसी होती है? कन्वर्जिंग होती है, नहीं अभिसारी होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, देखो जरा अभिसारी कैसे। ये अवतल दर्पण हो गया, बाहर की तरफ पॉलिश होगी, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, आप जानते हैं। ये फोकस हो गया, और सेम डिस्टेंस पर क्या मिलेगा? सेंटर मिलेगा। समझ में? देखो याद रखना, हमेशा दर्पण जो रखा जाता है ना, वो राइट साइड में रखा जाता है। बात समझ में आ रही है? दर्पण कहाँ रखा जाता है? राइट साइड में रखा जाता है। ये और लेफ्ट साइड में वस्तु रखी जाती है। ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया जाता है वो लेफ्ट साइड में किया जाता है, और जो आपको मिरर है वो कहां पर रखा जाता है? राइट साइड में रखा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। चलो जी, ये सेंटर हो गया और ये आपका फोकस हो गया। देखो जितनी भी रेस पड़ेगी ना किसके ऊपर, जितनी भी रेस कहां पड़ेगी? इस मिरर के ऊपर पड़ेगी। तो याद रखना, ये सारी की सारी रेस मिरर पर पड़ने के बाद क्या होती है? फोकस से होकर निकलेंगी। समझ में आ रही है बात या नहीं? कहां से होकर के निकलेंगी? सारी की सारी फोकस से होकर निकलेंगी। बात समझ में आ रही है? अरे इतनी बात क्लियर आ रही है? तो फोकस से होकर निकलने का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं, एक ही पॉइंट से होकर निकल रही है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसको आप ऐसा ना समझ के आप ऐसा भी समझ सकते हैं। देखो क्योंकि फिर ये लेंस में गड़बड़ करेगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं क्या, जितनी भी रेखाएं सारी की सारी कहां से होकर जा रही है? फोकस पर आकर मिल रही है। अब ऐसी कौन सी लाइट होती है जो दर्पण से निकलने के बाद क्या होता है?
एक ही पॉइंट पर जाकर के मिले। जैसे आप देखा होगा, अगर हम बात करें, देखो आपने टेबल लैंप देखा है। टेबल लैंप की जब आप लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है, टेबल लैंप पे जो लैंप इस तरीके से लैंप लगा होता है, वो केवल क्या करता है, लाइट कहां डालेगा, आपकी केवल टेबल के ऊपर। पूरे कमरे में क्या रहता है, अंधेरा ही रहता है। तो रेस तो वहां पर भी वही है, और जो कमरे रूम की लाइट है उसमें भी, उसको अगर आप जलाते हैं तो पूरे के पूरे रूम में क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है। आप समझ रहे मेरी बात को, चक्कर कहां है, अंतर यहां पर आ रहा है। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप रूम की लाइट जलाते हैं तो लाइट फैलती है, लेकिन अगर आप टेबल लैंप को जलाते हैं तो क्या होता है, टेबल लैंप को जलाने पर आपकी लाइट कहां पड़ती है, ओनली केवल टेबल के ऊपर पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? चले जरा आगे। तो ये वही है। क्लियर है? और यहां से अगर मैं बात करूं, ये सारी की सारी क्या करेंगे, फैलने का काम करेंगे। देखो ये सब फैलती हुई आपको दिखाई देंगी। और देखने पर कैसा लगेगा, देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी कहां से आ रही है, इस बिंदु से निकल के आ रही है, यानी ये फैलने का काम करेंगी। ये एक पॉइंट पर गिर रही है सारी आकर, इसलिए ये अभिसारी है। ये क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होगी, यानी कि बताना जरा क्या होगी, अपसारी प्रकृति। बोलो जरा, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बात? यहां तक की बात क्लियर है? किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए जरा, फिर आगे चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। देखो भैया, चलो जी देखते हैं जरा आगे। इससे आगे की मैं बात करता हूं, आगे की अगर हम बात करें, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन, है ना। उससे पहले इमेज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इमेज होती क्या है। देखना भैया जरा, अगर मैं बात करूं जल्दी से देखें जरा, इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब। देखो अगर मैं इमेज की बात करूं तो क्या होता है, देखो याद रखना, एक बिंदु पर रखी वस्तु की छाया जब किसी दूसरे बिंदु पर बने तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ रही है बात? देखना जरा, अगर मैं इमेज की बात करूंगा भैया, तो प्रतिबिंब जो होता है वो कितने टाइप का होता है, दो तरीके का होता है। देखो जरा कैसे कैसे, एक तो होता है भैया रियल, जिसको मैं बोलता हूं वास्तविक प्रतिबिंब, जो रियल में आपको दिखाई देगा, है ना। और एक होता है वर्चुअल, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। अब इनके बारे में हमें याद क्या करना है, पूरा याद नहीं करना, ना पूछेगा आपसे कोई, हमको याद ये रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब, याद रखना मुख्य अक्ष के, बताया था ना मैंने, मुख्य अक्ष क्या होती है, लेंस को जो बीच में से काटती है, ये मुख्य अक्ष है। वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे दिखाई देता है, नीचे को बनता है, यानी कैसा बनेगा, ये उल्टा बनेगा। समझ में आ रही है बात? अगर प्रतिबिंब कैसा है, देखो जरा, ये बेटी हमारी बीच में आ जाती है कई बार, है ना, तो इसको हटाना पड़ता है। चलो जी देखिए जरा आगे, बेटा देख लो, समझ में आ रही है आपको बात? इमेज वास्तविक की अगर मैं बात करूं तो इमेज कैसा बन रहा है, अगर लाइन के नीचे बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो उसको बोलेंगे उल्टा, और वो क्या बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा। अगर आभासी की बात होगी तो लाइन का कैसा बनेगा, बोलो, ऊपर बनेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, सीधा। कैसा बन रहा है भैया, सीधा बन रहा है, ठीक है। तो अगर वास्तविक है तो वास्तविक का नाम लेते आप समझ जाना कि भैया वास्तविक का मतलब ये है कि लाइन के नीचे बन रहा है, और आभासी का मतलब क्या होगा, लाइन के ऊपर बन रहा है। क्लियर है बात?
यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको ये इमेज भी समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, और यही हमारे एग्जाम में हमारे लिए कारगर होगा, है ना। इससे हमारा काम चल जाएगा। चले जरा आगे की बात कर लेते हैं। अब देखिए जरा, अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब को बनाएंगे कैसे कैसे। बनाने से पहले 2-3 बातें याद रखेंगे आप। क्या बातें याद रखेंगे? देखो भैया जल्दी जरा, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर इनको आप सीख गए तो आपका काम बन जाएगा। देखना जरा, इसको लिखेंगे आप रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या है? देखना जरा, अगर मैं बात करूं भैया, प्रतिबिंब बनाने के याद रखना 3 नियम है, पहला, दूसरा और तीसरा। ध्यान रखेंगे। पहला नियम क्या है? अवतल दर्पण के लिए पढ़ ले बस, है ना, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए क्वेश्चन जो है ज्यादा किए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो देखना जरा, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, आप जानते हैं, ये फोकस है और ये सेंटर है। इतनी बात आप जानते हैं। तो देखना जरा, अगर मैं आगे की बात करूं, पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं आएंगी वो सारी की सारी कहां से होकर के जाएंगी? टकराने के बाद फोकस से होकर के जाएंगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फिर दोबारा सुनेंगे आप। भैया मुख्य अक्ष कौन सा? ये वाला है जो ध्रुव से होकर के जा रहा है, वो मुख्य अक्ष है, जिसको एक्स एक्स डैश मैंने कहा था स्टार्ट में। ठीक है, तो देखना जरा, मुख्य अक्ष की जितनी भी रेखाएं आएंगी वो सारी की सारी टकरा के कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। अगर दूसरी बात की मैं बात करूं, ये फिर आ जाओ, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। देखना जरा, दूसरी बात ये, अगर फोकस से कोई रेखा जाएगी तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? बोलो, समांतर हो जाएगी। भैया दोनों बातें एक दूसरे के रिवर्स हो गई। फिर दोबारा से सुन लो, पहले नियम में क्या बताया था, फिर दोबारा सुनेंगे। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी बात है अगर फोकस से जा रही है तो समांतर हो जाएगी। तो 2 बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई बात। तीसरी बात क्या है, ध्यान रखेंगे आप। तीसरी बात यह है कि भैया अगर वक्रता केंद्र सी से जा रही है ना, तो टकराने के बाद इसी सी पर वापस हो जाएगी। ये बात आप याद रखेंगे। क्या कहा मैंने आपको? फिर दोबारा सुनेंगे आप। अगर समांतर जाएगी तो फोकस से जा रही है, अगर फोकस से जा रही है तो समांतर हो जाएगी, और याद रखना अगर सी से जा रही है तो टकराने के बाद सी पर ही क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। ये क्या है? ये नियम बताए गए हैं। समझ में आ रही है बात? ये नियम बताए गए हैं। ठीक है, ये नियम बताए गए हैं। 3 नियम आपको बहुत ज्यादा याद रखने हैं। क्लियर है? इसको जल्दी से आप कॉपी करें, फिर आगे की बात मैं आपको बताता हूं। क्लियर है बात भैया? चलो जी, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे। इससे आगे सवाल बनेंगे कैसे कैसे, देखो जरा भैया। अब ध्यान देंगे आप सामने, देखो जी, यहां से लिखेंगे आप इमेज बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, जल्दी से देखेंगे। देखो, अब प्रतिबिंब बनने के कितने कितने तरीके हो सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं, फिर एक एक करके सबको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। थोड़ा सा देखें जरा, कम समय में ज़्यादा काम कर लेते हैं। देखो भैया, अवतल दर्पण ये है, हम सभी जानते हैं। ये 2 द्वारक हो गया, M1 M2, है ना।
ये बीच में से लाइन जा रही है, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, और ये ध्रुव हो जाएगा आपका P। यहाँ पर हो जाएगा फोकस और यहाँ पर हो जाएगा सेंटर, और यहाँ से बहुत दूर हो जाएगा आपका अनंत। अब देखो आपको सवाल क्या मिलेगा, आपको सवाल मिलेगा कि वस्तु रखी है यहाँ पर, कहाँ पर, ध्रुव पर, ध्रुव फोकस पर, या कहीं पर भी वो आपको बोल देगा कि वस्तु यहाँ पर रखी और बताइए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, है ना, या प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, तो देखेंगे जरा। अब यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ, देखो सवाल कितने तरीके के बन सकते हैं। पहला सवाल तो भैया ये बनेगा, When the object is put on infinitive, जब आपकी वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत के ऊपर रखी हो। सबसे लास्ट से लेके आएंगे और आखिर तक पहुंचेंगे। तो पहला आपको सवाल समझ में आ गया। दूसरा सवाल क्या बनेगा भैया, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरा सवाल क्या बनेगा, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। चौथा सवाल क्या बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। पांचवा सवाल क्या बनेगा, जब वस्तु फोकस पर हो। और छठा सवाल कहाँ बनेगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। भैया इससे आगे तो कहीं नहीं जा सकती। तो ये 6 सवाल आपके सिलेबस में है, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब इनको हम देख लेते हैं भैया एक एक करके कैसे खत्म करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट क्या है ध्यान रखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन इंफिनिटी, यानी कि जब वस्तु कहां पर रखी हो भैया, अनंत पर। जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर रखी हो। बात समझ में आ रही है। चलो तो थोड़ा समय कलरफुल करते हैं, है ना। देखें जरा, इधर आ जाओ भैया। ये कॉन्केव ले लिया हमने, ये लो जी, ये ध्रुव हो गया, ये द्वारा M1 M2 हो गया, ये बीच में कहीं पर F हो गया, और यहाँ पर आ गया सेंटर। और देखो जरा बहुत दूर क्या रखा है, इन्फिनिटिव, जहां पर एक वस्तु रखी है आपने AB। ये AB क्या ऑब्जेक्ट है ना, ऐसा आप मान सकते हैं। तो देखें जरा, अब देखो आपने एक बात देखी होगी, नोट की होगी, हमेशा याद रखना मैंने आपको क्या बताया, वस्तु कहाँ रहेगी, लेफ्ट हैंड पर, और मिरर या लेंस जो भी आपको कहाँ रहेगा, राइट हैंड पर। वस्तु से हमेशा 2 किरणें चलेंगी, ऐसा मान के चले, आपके पास 2 आंखें हैं ना, तो आंखों से 2 किरणें चलती हैं, ऐसा ही मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट से भी 2 किरणें चलेंगी। अब देखो अगर हम अनंत पर देख रहे हैं, यानी बहुत दूर देख रहे हैं, तो क्या होता है, हमारी आंखों से जो किरणें चलेंगी वो कुछ दूरी तक तो सीधी सीधी जाएगी, उसके बाद थोड़ा 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 नीचे 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 करके गिरने लगेगी। जैसे सिंपल सी बात है, मैंने बंदूक छोड़ी, गोली छोड़ी, बुलेट को जब मैं फायर करता हूँ तो बंदूक से जब बुलेट निकलती है तो कुछ दूरी तक तो सीधी जाएगी, और लेकिन कुछ दूरी के बाद हवा के वेग के कारण धीरे नीचे होके और नीचे गिर जाएगी, है ना। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर चलेंगे। तो अनंत से जो किरणें आएंगी वो कुछ दूरी तक तो सीधी चली, बाद में आके झुक गई, यानी कैसे हो गई, ऐसे बेंड हो गई। एक तो फोकस से होके निकल गई, भैया एक तो फोकस से होके निकल गई और एक सी से होके निकल गई। देखना जरा, जो सी से होकर के जाएगी वो तो सी पर ही वापस हो जाएगी। हमने बताया था आपको, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण वक्रता केंद्र पर ही टकरा के फिर दोबारा वापस आ जाएगी, है ना। और याद रखना, दर्पण जो काम करते हैं ना, वो परावर्तन पर काम करते हैं, परावर्तन की घटना पर, और लेंस अपवर्तन की घटना पर। यानी परावर्तन में दर्पण का कोई काम होगा तो माध्यम आपका नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप क्या पढ़ रहे हैं, लेंस पढ़ रहे हैं, है ना, अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तो माध्यम आपका बदलना लाजमी है। तो देखेंगे जरा दूसरी बात, फोकस से जो जाएगी वो कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जो जा रही है वो टकरा के कहां से होकर के जाएगी, देखना जरा, सी से जाने वाली सी पर ही वापस, और फोकस से जाने वाली टकराने के बाद क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और जहां पर भी रेखाओं ने आपस में काटा है उनको आप कहां मिला देंगे, ऊपर मिला देंगे। ठीक है भैया, और ये बन जाएगा आपका ए बी का बी डैश ए डैश, ये प्रतिबिंब बन गया बीच में। अब देखो जब लाइन के नीचे बनता है तो बनेगा डाल,
और इसको बोलेंगे वास्तविक रियल। और जब लाइन के ऊपर बनता है तो उसको बोलते हैं डैश डैश, जिसको बताते हैं आभासी, यानी ये रियल में बन रहा है, वास्तव में बना है ना। और ये डैश डैश वाला आभास हो रहा है, केवल वर्चुअल हो रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं। चलो जी, अब देखो इसमें पूछा क्या जाएगा, यहां से पूछी जाएगी प्रकृति। 3 चीजें पूछेगा, एक तो आकार, एक स्थिति और एक प्रकृति। आकार की अगर मैं बात करूं तो कैसा होगा, वस्तु बड़ी है और ये छोटा है। आकार में तो वस्तु से यहां पर लिखेंगे बहुत छोटा। स्थिति क्या है, अनंत पर वस्तु है तो कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और प्रकृति की बात करूं तो कैसा है, बोलो उल्टा है। और वास्तविक भी। इतनी बात समझ में आ गई, ये प्रकृति में आपको लिखना पड़ता है। क्लियर आ गई बात समझ में। चलो जी, यहां तक की बात क्लियर हो तो चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 2 पर, यानी कि केस सेकंड। क्या बताया गया, देखना जरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट बिटवीन। अब इसको उठा के ले आओ दूसरे नंबर पे, किसके, इन्फिनिटिव एंड सेंटर, इसके और इसके बीच में ले आओ। ये लो जी, ये अवतल दर्पण हो गया भैया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया, और ये दर्पण M1 M2 है आपके सामने। यहां पर फोकस हो गया F, ये सेंटर हो गया C, और ये इन्फिनिटिव हो गया, और यहीं पर कहीं बीच में ऑब्जेक्ट है आपका AB। समझ में आ गई बात। चलो जी, आ जाओ आगे। क्या बताया गया, एक किरण कैसी जाएगी, समांतर। और याद रखना, समांतर जाने वाली कहां से होकर निकलेगी भैया, फोकस से होकर निकलेगी, ये बात आप याद रखेंगे। मैंने बताया था आपको, वस्तु से 2 किरण चलेंगी। देखो यहां पर तो तिरछी आने की, लेकिन यहां पर तो एक सीधी जाएगी, और एक कहां से होकर जाएगी, बोलो C से होकर के जाएगी, और टकरा के C पर ही वापस हो जाएगी। जहां पर काटा उसको कहां मिला देंगे, ऊपर मिला देंगे, और ये बन गया B डैश A डैश। प्रकृति की अगर मैं बात करूंगा तो क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले आकार, आकार, आकार के बाद स्थिति लिखेंगे, और फिर लिखेंगे प्रकृति। आकार में बताओ, इस बार वस्तु से बहुत छोटा नहीं बनेगा, बस वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक। स्थिति क्या है, बोलो C व F के बीच में है। प्रकृति क्या होगी, बोलो उल्टा, उल्टा बन रहा है ना, नीचे उल्टा है तो सीधा याद रखना, उल्टा है तो वास्तविक बनेगा ही बनेगा। क्लियर बात समझ में आ गई। चलो, जिसके बाद आते हैं केस थर्ड के ऊपर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी यार, समझ में आ रही है बात। केस थर्ड में आ जाओ, बोलो क्या बोलोगे आप, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट एट केस थर्ड में बोलो सेंटर C पर है। वस्तु कहां पर है बताना जरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, है ना। इधर आ जाओ, ये अवतल दर्पण हो गया, और बीच में से देखा जाएगा, इसी को बोल रहे हैं P, ये M1 M2 है ना। तो देखना जरा, अगर मैं बात करूं, यहां से देखेंगे आप भाई, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया सेंटर। इसी पर एक वस्तु रखी है क्या, AB, ठीक है। इसको फोकस को थोड़ा बीच में ले लो, जो डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा। तो देखना जरा, अब यहाँ देखो, इसके सामने केवल एक ही बिंदु है भाई, C पर से तो नहीं लेके जा सकता। देखो जरा भाई, पहली किरण क्या, समांतर, और समांतर जाने वाली कहां से जाएगी, बोलो फोकस से होके जाएगी। समांतर जाने वाली कहां से जाएगी, बोलो फोकस से होके जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो जी, ये लो भैया, अब आ जाओ, दूसरी कहां से जाएगी, बोलो दूसरी फोकस से जा रही है। देखो समांतर जाने वाली फोकस से जाएगी, और फोकस से जाने वाली क्या जाएगी, बोलो
समांतर हो जाएगी। जहां पर भी काटा इसको कहाँ मिला देंगे, ऊपर मिला देंगे। और ए बी का क्या बन गया, बी डैश ए डैश बन गया। अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो क्या बनेगा बोलो, वस्तु के बराबर। ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इन दोनों की हाइट जो होगी आपस में बराबर होगी। जितनी आकार की वस्तु होगी उतनी आकार का प्रतिबिंब होगा। इसी का ये कारण है कि यह सवाल सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा केस है या ऐसी कौन सी स्थिति है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बना हुआ है, या किसी न्यूमेरिकल में भी अगर आपको मिल जाएगा कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का। यानी याद रखना, वस्तु जो आपकी कहां पर रखी गई होगी, वक्रता केंद्र पर रखी गई होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें दोनों चीजें आपस में बराबर हो। ठीक, तो देखिए जरा, वस्तु के बराबर है और दूसरा क्या, कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा। और तीसरा क्या बताएंगे आप, देखो नीचे बना है उल्टा, और उल्टा है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। आगे बात समझ में, चलो जी, केस फोर्थ साइज हो गया। और क्या बताएंगे आप, व्हेन ऑब्जेक्ट पुट, सेंटर से आगे आ जाओ, नंबर 4 पे आ जाओ, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। क्लियर बात समझ में आ रही है, स्क्रीन पे एकदम क्लियर है ना। हाँ चलो, काफी जगह है, बहुत जगह है। देखो इधर आ जाओ, यहां से बनाओ थोड़ा सा ना। ये जी अवतल दर्पण आ गया और ये बीच में से रेखा उतर के जाएगी। ये हो गया आपका M1 M2 और ये हो गया आपका पोल। देखना जरा भैया, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका सेंटर, और बहुत दूर है इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सी और एफ के बीच में। इधर आ जाओ, कुछ क्लियर बात समझ में आ रही है आपको, देखना जल्दी से जरा, यहां तक की बात क्लियर है। तो देखो जरा भाई, एक किरण कैसे जाएगी बोलो, समांतर, समांतर जाने वाली कहां से जाएगी बोलो, फोकस से होके जाएगी। क्लियर है। और दूसरी किरण कहां से जाएगी बताना जरा, तो दूसरी कहां से जाएगी, फोकस बिंदु है इसके आगे, तो फोकस से होके निकलेगी। इसको ऊपर मिला दो। देखो फिर सुनो, समांतर जाने वाली फोकस से जाएगी भैया, और फोकस से जाने वाली क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जहां पर भी काटा इसको ऊपर मिला दें, ये बन गया बी डैश ए डैश। अब देखो प्रकृति क्या बनेगी, अगर मैं बात करूं आकार, तो आकार क्या बनेगा देखो जरा। देखो शुरू के 3 केस में याद रखना, पहला दूसरे में छोटा बना था, तीसरे में बराबर आ गया। अब जैसे जैसे वस्तु को पास ले जा रहे हैं, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर क्या होगा, देखो वस्तु से बड़ा, और स्थिति क्या बनेगी बताना जरा, क्या बनेगी बताओ जरा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और याद रखना तीसरा क्या लिखेंगे, प्रकृति। और प्रकृति क्या बनेगी आपकी बताना जरा, जब नीचे है ना उल्टा और वास्तविक। चलो जितनी बात क्लियर हो गई, अब बात कर लेते हैं आगे केस नंबर 5। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट एट फोकस। क्लियर बात समझ में आ रही है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और केस नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो जरा, कॉनकेव प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव P हो गया। देखना जरा यहां पर क्या है, फोकस और ये सेंटर। देखना जरा वस्तु कहां रखी है इस बार, फोकस के ऊपर रखी हुई है। याद रखना, फिर दोबारा सुन लेना, जब अनंत पर वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब कहां पर बना था, फोकस पर बना था। इस बार फोकस पर वस्तु है तो क्या होगा देखो यार, एक किरण समांतर जाएगी और समांतर जाने वाली कहां से होकर निकलेगी बोलो, फोकस से होकर निकलेगी।
कोई दिक्कत किसी को? अब बात आती है भैया दूसरी किरण कहां से जाएगी। देखो भैया इससे पहले वाले केस में फोकस जो था आगे था, समांतर भी चली गई थी इससे और फोकस से भी चली गई थी। यहां दिक्कत यह है कि समांतर तो चली गई लेकिन दूसरी वाली नहीं जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो जरा, इसके लिए आपको एक काम करना होगा, एक किरण आपको कहां से होकर चली जानी पड़ेगी, ध्यान रखना, सेंटर से। और सेंटर वाली आपको जानते हैं टकरा के क्या होगा, फिर दोबारा से सेंटर वाली सेंटर से टकरा के क्या होगी, फिर दोबारा से वापस आ जाएगी। अब ये देखो दोनों किरणें कैसी समांतर हैं, कैसी किरणें समांतर, दो रेखाएं बहुत दूर समांतर तक जा रही है। क्या ये आपस में कभी मिलेंगी? नहीं, समांतर रेखाएं तो आपस में मिलती नहीं है। और भैया आपने हमको बताया था कि जब तक ये दोनों रेखाएं आपस में नहीं कटेंगी, इन कटान बिंदु को आप ऊपर नहीं मिलाओगे, तब तक आपको प्रतिबिंब मिलने वाला नहीं है। लेकिन बेटा याद रखना ये केस रेयर है, यानी सबसे अलग है। और इसमें आपको याद रखना है, आप ये बोलेंगे क्या कि ये किरणें यहां नहीं मिल रही हैं, तो ऐसा मान के चलेंगे कहां पर मिलेंगी भाई, समांतर किरणें किससे अटैच करती है, अनंत से, तो ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, याद रखना ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, और लाइन के नीचे तो उल्टा तो बनेगा ही बनेगा भैया, उल्टा, और साथ में क्या बनेगा, वास्तविक भी बनेगा। ये भी बात आप याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो जरा भैया समझ में आए सारे के सारे केस आपको, फिर दोबारा सुन ले। 6 सवाल है जिनमें से कोई भी आपके क्वेश्चन में फंस सकता है। ग्रुप डी एनटीपीसी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बाकी एसएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन बनने लगे हैं। अगर बात करें सबसे पहले अनंत पर रखी है वस्तु, तो दोनों किरणें तिरछी चलेंगी और टकराएंगी कहां पर, फोकस पर, फोकस पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा और वास्तविक होता है। सेकंड नंबर पर अनंत और सेंटर के बीच में कहां पर गाटा, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना। तीसरा, सेंटर पर अगर रखा है तो सेंटर के नीचे ही बिल्कुल बनेगा, सेम डिस्टेंस और सेम लेंथ का बनेगा। चौथा आ जाता है सेंटर और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब भी बाहर बनेगा। पांचवा आ जाता है फोकस के ऊपर, तो फोकस के ऊपर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, याद रखना अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा भैया, अनंत पर बनेगा। अब केस नंबर 6 देख लेते हैं, लास्ट वाला। क्या बोला गया केस नंबर 6 में, देखना जरा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट बिटवीन, क्या लिखेंगे हम, एफ एंड पी। देखो यार इसको इधर करके बनाओ आपको, मुख्य अक्ष हो गया, ये द्वारक हो गया M1 M2, ये पोल हो गया P, और यहाँ पर ये फोकस है और यहाँ पर ये सेंटर है। देखना जरा, अगर हम बात करें यहाँ से ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, F और P के बीच में, अरे भैया यही तो है ना, F और P के बीच में तो आपका ऑब्जेक्ट रखा है ना। चलो अब यहां से देखना जरा, अगर मैं बात करूं भैया एक रे कैसी जाएगी, बोलो पैरेलल, यहां तो कोई दिक्कत किसी को, एक रे कैसी जाएगी बोलो पैरेलल, और पैरेलल जाने वाली कहां से जाएगी, हम जानते हैं भैया फोकस से तो जाएगी, भैया फोकस से तो जाएगी। चलो दूसरी रे कहां से जाएगी, या इससे ऊपर तो नहीं जा सकते, दूसरी रे कहां से जाएगी बोलो भैया, सेंटर पे से जाएगी। आपने बताया था सेंटर पे से जाने वाली टकरा के सेंटर पर ही वापस हो जाएगी। अब देखो यार आगे, देखो यहां से अगर मैं देखूं ये दोनों खुलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहां तो आगे मिलने का कोई मतलब है नहीं, तो इनको पीछे मिला लेते हैं। और इसको मिलाते हैं नीचे, और देखो ए बी का क्या बन जाएगा बोलो, ए डैश बी डैश। ये कैसा बना, लाइन के ऊपर बना। इसकी प्रकृति बनाना जल्दी से यार, एनलार्ज होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, और याद रखना क्या होगा, दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के पीछे लिख दिया उसको, दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा।
सीधा है तो सीधा सीधा आभासी बनेगा, यानी कि इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट है तो वर्चुअल बनेगा। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर है भैया? जल्दी से देखें जरा, 6 के 6 क्वेश्चन, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप, बेहतरीन सवालों में से एक है। चलिए जी अब आगे चलते हैं, ये इनको आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें किसकी भैया, उत्तल दर्पण द्वारा, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखो यही ज्यादा केस बनेंगे, उत्तल में ज्यादा केस आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी बता देता हूं बनेगा कैसा। एक केस बनता है केवल, जिसको आप ध्यान रखेंगे। देखना जरा भैया, क्लियर है इतनी बात? हम जानते हैं यहां पर फोकस होगा और यहां पर ही क्या होगा, सेंटर होगा, ऐसा मान के चलते हैं। ये लाइन थोड़ी पीछे होगी, कोई बात नहीं, ये फोकस मान के चलते हैं और ये सेंटर मान के चलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो यार यहां से आगे अगर मैं बात करूं, ये कौन होता है, पोल होता है। क्लियर है बात? यहां से आगे देखना जरा, अगर मैं बात करूं भैया, यहां पर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वस्तु तो हमेशा कहां रखी जाएगी, याद रखना, मैंने आपको बताया है, लेफ्ट हैंड पर आप ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे और राइट हैंड पर क्या रखना है आपको, अपना लेंस या मिरर, जो भी आप यूज कर रहे हैं उस डिवाइस को लेते हैं। तो देखना जरा, अगर मैं बात करूं बच्चा, यहां से एक रे तो पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाने वाली क्या होगा बताना जरा, हमें कैसा लगेगा भैया, पैरेलल जाने वाली फोकस से जाती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, फोकस से आती हुई दिखाई देती है। कन्वेक्स में उत्तल वाले में उल्टा हो जाता है ना भैया, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? याद रखना, वहां पर क्या होता है, समांतर जाने वाली फोकस से होकर जाती है, लेकिन यहां पर क्या होता है, समांतर जाने वाली फोकस से आती हुई दिखाई देती है। डैश डैश लग रहे हैं ना, इसको आप याद रखो। समझ में आ गई बात? चलो जी, दूसरी बात अगर मैं करूं तो देखना यार, अगर दूसरी बात मैं यहां पर बोलूं, दूसरी किरण कहां से जाएगी बोलो, अभी अभी मैंने आपको बताया भैया, सेंटर से जाने वाली सेंटर पर ही वापस हो जाएगी, जहां पर टकराया उसको नीचे मिला दो। ए बी का क्या बन गया, ए डैश बी डैश। तो प्रकृति क्या बनेगी देखना जरा भैया, वस्तु से बहुत छोटा, दूसरा क्या होगा बोलो, पोल व फोकस के बीच में, ठीक है। अब तीसरी बात क्या बनेगी बताना जरा, अगर मैं पूछूं आपसे, लाइन के ऊपर है सीधा, और सीधा के साथ साथ क्या बनेगा, आभासी भी ये बनेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर बात यहां पर आ गई होगी, इसको आप ध्यान रखेंगे, ज्यादा ऐसे पूछा नहीं जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें अवतल और उत्तल के बारे में, देखो अगर मैं बात करूं अवतल और उत्तल के बारे में, तो देखना यार, मैं अगर इसके यूजेस आपको बताऊं, अवतल और उत्तल दोनों को ध्यान से समझना। अवतल की प्रकृति कैसी बताई है मैंने, अभिसारी, यानी सारी की सारी किरणों को क्या करेगा, एक जगह डालेगा, और इसकी प्रकृति कैसी है, अपसारी। समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। ये किरणों को एक जगह पर डालेगा और ये किरणों को फैलाने का काम करेगा। तो एक जगह पर डाल रहा है तो याद रखना ये कहां पर यूज होगा, टेबल लैंप में। कहां पर यूज होगा, टेबल लैंप में होगा, है ना। और याद रखना, अच्छा इसको लेंस वाले में, ठीक है, टेबल लैंप वाले को, है ना। यहां पर देखो जरा, चीजों को जूम करने में, दाढ़ी बनाने, या फिर ये चीजों को जूम भी करता है, आंख, नाक, कान के, डॉक्टर द्वारा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और याद रखना, सर्च लाइट में भी इसी का प्रयोग होता है। क्यों,
सर्चलाइट क्या होता है, एक ही पॉइंट पर चलती है ना, और ये क्या है, यही तो है अभी सारी सारी किरणों को एक ही जगह डालेगा। दाढ़ी बनाने जब आप बनाते हैं तो बिल्कुल आपको क्या होता है, कई बार शीशे का पीछे आप देखा होगा, आप पीछे के बारे में देख सकते हैं शीशे में, है ना, तो क्या होता है वहां पर भी इसी का यूज होता है, सर्च लाइट में इसी का यूज होता है। और याद रखना सोलर कुकर, सोलर कुकर में क्या होता है भैया, इसी का यूज होता है। बात कर लेते हैं उत्तर में, तो याद रखना चीजों को फैलाने का काम करता है, यानी स्ट्रीट लाइट या फिर स्टेडियम लाइट। क्रिकेट या फुटबॉल के स्टेडियम देखे होंगे, क्या होता है 4 या 5 लाइट लगी होती है, लेकिन बहुत बड़े ग्राउंड को कवर कर लेती है अकेली। गलियों की लाइट देखे होंगे, दूर दूर तक रोशनी जाती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और याद रखना साइड व्यू पे, गाड़ियों के साइड में जो दर्पण लगे रहते हैं पीछे का देखने के लिए, साइड व्यू को देखने के लिए भी क्या यूज होता है, याद रखेंगे आप, इसी का यूज होता है। क्लियर, आगे बात समझ में, चलो जी। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना भैया, देखो इससे आगे कुछ पॉइंट देखेंगे आप, गोलीय दर्पण के सूत्र, क्या सूत्र होता है देखना जरा। सबसे पहले आप याद रखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। अब ये गोलीय दर्पण कोई भी हो, समझ रहे हो, ये गोलीय दर्पण कोई भी हो, दोनों में ये यूज होगा 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। और यहां पर याद रखेंगे आप, अगर u पूछा जाए तो याद रखना सारी दूरियां ध्रुव से लेनी है, याद रखेंगे ध्रुव से वस्तु की दूरी, और v क्या होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या होता है, ये आप जानते हैं फोकस दूरी, यानी फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी। इतनी बात क्लियर आ गई, चलो जी। अब बात करते हैं, इससे आगे एक पॉइंट बनता है हमारा आवर्धन का, यानी कि मैग्निफिकेशन। नाम से समझ में आ रहा है आवर्धन, आवर्धन यानी कितना आवर्त होगा, यानी वस्तु प्रतिबिंब के आकार में और वस्तु के आकार में क्या रिलेशन बनेगा, इसको हम आवर्धन कहते हैं। देखना जरा फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर, देखो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। भैया प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई में जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। पर दोबारा देख लो, प्रतिबिंब की लंबाई को हम I कहते हैं, वस्तु की लंबाई को हम O कहते हैं। H1 H2 भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मानने की मर्जी है। X Y कुछ भी जो भी आपका मान लो, चिंटू मिंटू उसको मान सकते हैं, है ना। चलो ऐसा तो नहीं मानना है, लेकिन ऐसा मानेंगे कि हाँ लिखने में भी सुटेबल हो, ठीक है। और बराबर ये किसका होता है, याद रखना भाई, ये फॉर्मूला प्लस में है तो आवर्धन का याद रखना माइनस में होगा। ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि लेंस में जाएंगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा याद रखिए बस कि फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u, ये दर्पण के लिए प्रश्न होता है। तो यही फॉर्मूला आवर्धन का किसमें होगा, माइनस में होगा। ये I क्या होगा, याद रखना प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या होगा वस्तु की लंबाई, और ये बराबर होता है माइनस के v/u के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है, तो चले आगे, समझ में आगे बात भैया। चलो जी, अब आगे बात को देख लेते हैं। यहां से कुछ बात आप नोट करके लिखेंगे, क्या ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। ये जो m है ये 2 प्रकार से काउंट होता है, एक जगह तो ये प्लस का आता है और एक जगह ये माइनस का आता है। जहां ये माइनस का आता है इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना, याद रखना उल्टा बना है, और जहां ये प्लस का आता है यानी प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना। कैसा बना, सीधा, और सीधा बना है तो कैसा होगा, ये आभासी होगा, हम जानते हैं। और ये उल्टा बना है तो ये कैसा होगा, बोलो, वास्तविक होगा। ये बात याद रहेगी आपको, यानी जल्दी से बताना है। तो याद रखना आवर्धन, आपका आवर्धन कैसा माइनस में है तो इमेज कैसी बन रही है, वास्तविक बन रही है। लेकिन अगर आपका आवर्धन कैसा है, पॉजिटिव है, तो याद रखना कैसी बन
बन रही है, आभासी बन रही है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए जरा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब एक पॉइंट और आप और डाल देंगे, ये देखो जी, इंडोस्कोपी। ऐसे नोट करके लिख लेंगे, बस छोटा सा नोट करें। इंडोस्कोपी क्या होता है बताएगा कोई? जल्दी से बताइए जरा, इंडोस्कोपी क्या होता है? भैया याद रखना, आपने देखा होगा अस्पताल वगैरह में भी होता है, कई प्रकार की होती है इंडोस्कोपी। देखो, शरीर के भीतरी भागों की जांच करने की युक्ति क्या कहलाती है? इंडोस्कोपी। जो शरीर के अंदर के पार्ट्स की जांच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इंडोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आपको समझ में आ गई होगी कि इंडोस्कोपी क्या होता है। अब यहां से आगे अगर मैं बात करूं तो देखना जरा क्या क्या होता है। अगर हम बात करें, उनको आप नोट करके लिख लेंगे, पेपर में पूछ लिया आपको। सबसे पहला है गैस्ट्रोस्कोपी। तो याद रखना, गैस्ट्रोस्कोपी क्या होता है, कहां पर यूज होता है? पेट के निरीक्षण में या पेट की जांच में गैस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। नंबर 2 क्या होता है? ब्रोंकोस्कोपी। याद याद रखना, गले या फेफड़ों की जांच। क्लियर आ गई बात समझ? नंबर 3 क्या होता है? याद रखना, ऑटोस्कोपी। क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। कान की जो जांच होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोस्कोपी बोलते हैं ना। इसका दूसरा नाम अरिस्कोपी भी होता है। बताओ भैया, समझ में आ गई? ये छोटा, वैसे ही छोटा नोट मैंने आपको लिखा दिया, कुछ खास यहाँ पर इसका काम नहीं। समझ में आ गई बात? तो आपको फॉर्मूले याद हो गए। देखो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, फिर दोबारा से देख लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। और सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, m इक्वल टू I/O इक्वल टू माइनस v/u। और थर्ड फॉर्मूला आपको बताया है m इक्वल टू F इक्वल टू R/2। ये तीनों याद रखना किसके लिए लगेंगे? दर्पण के लिए लगेंगे। अब वो दर्पण चाहे कैसा भी हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। समझ में आ गई बात? इससे आपको कोई दिक्कत लेनी नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चा, तो लिखना जरूर भूले ना, भूले, है ना? जरूर लिखें कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है ना बच्चा? बहुत ज़्यादा मुझको मज़ा आ रहा है और मेरे ख्याल से आप भी हमारे साथ अपनी तैयारी में उतने ही जुनून के साथ लगे हुए होंगे जितनी इच्छाओं से हम इन लेक्चर्स और वीडियोस को बना रहे हैं। आपको बहुत प्यार हमको मिल रहा है और मैं आपसे फिर दोबारा अपने तहे दिल से आप लोग सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा और आपसे दरख्वास्त करता हूँ बेटा कि हमसे रिलेटेड या जितने बच्चों के लिए मदद कर सकते हैं ना इस शिक्षा के क्षेत्र में, उन बच्चों तक हमारी बात आप जरूर पहुंचाएं। समझ में आ गई बात? यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमें अपने दिलों से लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।